डायग्राम ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो स्टमक की म्यूकोजा होती है उसके अंदर ऐसी कुछ फोल्डिंग्स होती हैं। इन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं गैस्ट्रिक रगे। इनका काम क्या है? इनका काम होता है बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ाने में। ठीक है, अब इनके बेस पे जो होते हैं ऐसे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इन ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं? ये ग्लैंड हमने यहाँ बड़ा करके दिखाया है और वो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसके अंदर अब डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं और उनके डिफरेंट सिक्रीशंस होते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऊपर से शुरुआत करते हैं। जो ये एक मान लो अगर ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो ये इसका नेक है, ये उसकी बॉडी होगी, ये इसका बेस होगा। तो नेक के साइड पे जो प्रेजेंट होती हैं सेल्स, उनको हम कहते हैं म्यूकस नेक सेल्स या फिर गॉबलेट सेल। अब इसके नाम में ही म्यूकस लिखा हुआ है तो ये क्या सिक्रीट करेगी? ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस। म्यूकस क्यों रिलीज होता है? म्यूकस इसलिए रिलीज होता है क्योंकि जो फूड होता है उसको चाहिए होती है ल्यूब्रिकेशन। पहली बात तो ल्यूब्रिकेशन क्यों चाहिए? ताकि वॉल्स जो हैं वो इरोड ना हो जाएं। म्यूकस का एक दूसरा फंक्शन ये है कि ये अल्कलाइन होता है नेचर में, और अल्कलाइन नेचर में, हल्का सा अल्कलाइन नेचर में क्यों होता है ये? क्योंकि जो HCl रिलीज हो रहा है स्टमक के अंदर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, हल्का सा न्यूट्रलाइज क्यों करना है? न्यूट्रलाइज करना है सेल्स की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो HCl की बात करी तो वो कौन रिलीज कर रहा है वो भी हमें पता होना चाहिए। इन्हीं नेक सेल्स के नीचे ही एक अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इनको हम कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल। पेराइटल सेल्स यानी कि पेरिफेरी ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड पे प्रेजेंट होती हैं और ये रिलीज करती हैं, बेसिकली इनका मेन सिक्रीशन इज HCl। HCl इज एन एसिड। ठीक है, दूसरा काम क्या है? दूसरा है ये एक फैक्टर रिलीज करती है जिसे कहते हैं कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर को हम लोग या फिर CIF फैक्टर भी कहते हैं। इसका काम आता है अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 जो हम खाते हैं, जो दही के अंदर प्रेजेंट होता है या फिर मीट या फिर फिश के अंदर प्रेजेंट होता है, उसका अब्जॉर्प्शन जो है वो हमारी बॉडी में करवाने के लिए एक फैक्टर चाहिए होता है हमें, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसे होता है ये एब्जॉर्प्शन? कि CIF जो होता है वो जाके विटामिन B12 से जाके लिंक होता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और अब ये कॉम्प्लेक्स जो होता है ये इलियम वाला जो पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। B12 डायरेक्ट ऐसे एब्जॉर्ब नहीं होएगा, जब वो CIF के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तभी होएगा। ठीक है, दूसरा काम जो है, दूसरा सब्सटेंस जो है वो है HCl। अब HCl के बहुत सारे रोल्स हैं, मैं उनको अभी बाद में बताऊंगी इस वीडियो के थोड़े एंड में। उसके बाद हम दूसरी सेल पे आ जाते हैं। हमने पहली म्यूकस नेक सेल पढ़ी, दूसरी ऑक्जेंटिक पढ़ी। तीसरी टाइप की सेल्स जो हैं वो है चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स या फिर जाइमोजेनिक सेल्स। अब जाइमोजेनिक अजीब सा नाम है। जाइमोजेनिक सेल्स का मतलब है, इसलिए ये वर्ड यूज किया गया है क्योंकि जो एंजाइम्स जो रिलीज करती हैं ये सेल्स, वो एंजाइम को हम कहते हैं जाइमोजेंस। ठीक है, या फिर जाइमोजेनिक एंजाइम्स। ये एंजाइम्स को रिलीज करने के लिए इनको कह दिया जाइमोजेनिक सेल्स। ये क्या करती हैं? जो भी एंजाइम्स हमारे स्टमक के अंदर रिलीज होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेरिन। ये जो एंजाइम्स हैं ये दोनों को रिलीज करने का काम है चीफ सेल्स का। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर एक दिख रही होगी जी सेल। जी सेल जो है ये एक थोड़ी इससे बड़ी एक कैटेगरी है, उसके अंदर आती हैं बहुत सारी सेल्स, उनमें से एक सेल होती है जी सेल। इस कैटेगरी को कहते हैं हम लोग एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। यानी कि ये जो नीचे का पोर्शन है, जो बेसल पोर्शन है गैस्ट्रिक ग्लैंड का, यहाँ पर एक टाइप की सेल्स होती है जिनको कहते हैं एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, जिसमें फर्दर टाइप्स की सेल्स आती हैं। उनमें से एक टाइप है जी सेल। अब जी सेल मैंने स्पेशली इसलिए लिखा है यहाँ पर, ना कि एंटेरो एंडोक्राइन सेल, क्योंकि जी सेल जो होती है वो एक हार्मोन रिलीज करती है गैस्ट्रिन, जो कि आपको अच्छे से याद करना है। अब क्यों करना है वो मैं बताऊंगी, उससे पहले आप ये पढ़िए कि एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स जो होती हैं इसमें वर्ड है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब है हार्मोन। अभी तक जो सेल्स हमने पढ़ी थी वो या तो म्यूकस सिक्रीट कर रही थी या तो वो एंजाइम सिक्रीट कर रही थी, लेकिन एंडोक्राइन सेल्स क्या करेंगी भाई? एंडोक्राइन सेल्स तो हार्मोन ही रिलीज करेंगी। तो स्टमक के अंदर भी कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं और वो कौन रिलीज करता है? ये सेल्स करती हैं। अब एंटेरो एंडोक्राइन मैंने बताया था, इनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो
कुछ टाइप्स में से पहला टाइप जो है वो होता है जी सेल्स ही ले लो, और ये रिलीज करता है एक हार्मोन जिसका नाम है गैस्ट्रिन, जो कि आपको भी मैंने बताया था। दूसरी टाइप की सेल्स जो होती हैं वो होती हैं बी सेल्स, जो रिलीज करती हैं सोमैटोस्टेसिन। और तीसरी टाइप की सेल्स होती हैं ईसीएल सेल्स। ईसीएल सेल्स का फुल फॉर्म जो है वो आपको ना आपके काम का है और ना आपको याद होएगा, तो वो आप नहीं याद करोगे। ईसीएल सेल लेकिन रिलीज क्या करती हैं वो आपको जरूर याद करना है। वो रिलीज करती हैं हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। अब देखो इतना सारा चीज है। पहले तो आपको गैस्ट्रिन का काम मैं बताऊं। गैस्ट्रिन जो होता है, आपने कभी ये सोचा होगा कि हमारा जो स्टमक है उसके अंदर इतने सारे एंजाइम्स हैं, एचसीएल है, ये सब रिलीज कैसे होता है, मतलब इसका सिग्नल कौन देता है, इसको स्टार्ट कौन करवाता है? तो उसी के लिए काम के लिए कौन होता है? हार्मोन होता है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो होता है ये लीड करता है, ये सिग्नल देता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ एचसीएल एंड गैस्ट्रिक जूसेस, कि भाई निकालने हैं ये जूसेस, खाना आ चुका है, इसका सिग्नल देने का काम है गैस्ट्रिन का। उसके बाद सोमैटोस्टेटिन जो है, स्टैटिन का मतलब है रोकना, ठीक है? तो ये क्या करेगा, ये किसको रोकेगा? ये इन जी सेल्स को रोकेगा कि खाना आ गया है, इन्होंने कहा कि सिग्नल दिया कि भाई एचसीएल निकालो और गैस्ट्रिक जूसेस निकालो। अब डी सेल क्या कहेगी कि अब इतने की ज्यादा की जरूरत नहीं है, एक्सेस नहीं चाहिए हमें, खाना जितना हमें डाइजेस्ट करना था कर लिया। तो ये क्या करेगी, ये गैस्ट्रिन के फंक्शन को रोकेगी, यानी उनको रोकने का, जी सेल्स को रोकने का काम है। उसके बाद ईसीएल सेल्स जो होती हैं, ये दो टाइप के सब्सटेंस मैंने लिखे हुए हैं, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। ये क्या है, ये एक केमिकल सब्सटेंस हैं, दोनों अलग अलग। इनका काम क्या है, एक का काम है वैसोडाइलेशन में और एक का काम है वैसो कंस्ट्रिक्शन में। अब वैसोडाइलेशन और कंस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है? डायलेशन इज किसी चीज का, जैसे अगर ये वेसो का पहले मतलब क्या है, वेसो का मतलब होता है वेसल्स से। वेसल्स यानी कि ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल अगर मान लो ये है हमारी कोई ब्लड वेसल, अगर इसको किसी सब्सटेंस की वजह से ये डायलेट हो गई, चौड़ी हो गई, थोड़ी खुल गई, उसे कहते हैं वेसो डायलेटर। और वेसो कंस्ट्रिक्टर किसे कहेंगे? वेसो कंस्ट्रिक्टर से कहेंगे कि अगर ये वेसल ऐसी थी और इस सब्सटेंस की वजह से ये थोड़ी और पतली हो गई, यानी कंस्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है? तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया डायलेशन कंस्ट्रिक्शन का। अब कौन सा सब्सटेंस क्या है ये कैसे याद करना है? देखो, टीवी आप खरीदने जाते हो जब मार्केट में, तो कौन सा टीवी खरीदते हो? एचडी वाला टीवी खरीदते हो, तो एचडी आपको टर्म याद करना है कि हिस्टामिन इज अ डायलेटर। तो हिस्टामिन से आपको एचडी याद रखना है। तो हिस्टामिन अगर रिलीज होएगा तो वो क्या करेगा, वेसोडाइलेशन करेगा। और सेरोटोनिन जो है, अब एक डायलेटर है तो ये क्या है, कंस्ट्रिक्टर, ठीक है? आपको ये याद रखना है। तो ईसीएल सेल ये सब्सटेंस रिलीज करती है और इनके क्या क्या फंक्शन है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, आप पीछे आ जाओ, जो मैंने आपको बताया था एचसीएल के बारे में। एचसीएल जो होता है इट इज एन एसिड और इसके बहुत सारे फंक्शन हैं जो हमें अच्छे से पढ़ने हैं। तो पहला फंक्शन जो एचसीएल का आता है वो होता है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर क्या? एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम्स। अब कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज होते हैं? मैंने लिखा था पहले पेप्सिनोजेन, दूसरा मैंने लिखा था प्रोरेनिन। अब देखो, ये एंजाइम्स जो होते हैं, पेप्सिनोजेन ये क्या है, एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, यानी कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करेंगे। लेकिन पेप्सिनोजेन जो होता है वो बिल्कुल नकारा है भाई, वो कोई काम नहीं कर सकता। उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए एचसीएल। एचसीएल जब आएगा तो ये पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करके बना देगा पेप्सिन के अंदर, और पेप्सिन जो है अब ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में सफल हो पाएगा, क्योंकि पेप्सिन काम करता है प्रोटीन के ऊपर, ना कि पेप्सिनोजेन। उसी तरह प्रोरेनिन के ऊपर भी एचसीएल काम करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू रेनिन। और रेनिन क्या है? रेनिन जो है ये हेल्प करेगा इन द डाइजेशन ऑफ अनदर प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं मिल्क प्रोटीन, यानी कि कैसीन। ये देखने को लेकिन क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स के अंदर मिलता है।
ये जो है ये हमको सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स के अंदर मिलता है, छोटे बच्चों के अंदर मिलता है, क्योंकि उनको मम्मी का जो मिल्क होता है उसको डाइजेस्ट करना होता है। ठीक है, बड़ों के अंदर क्या है, बड़ों के अंदर जो हम मिल्क पी रहे हैं वो सब कुछ पेप्सिन ही डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, तो रेनिन जो है इन्फेंट्स के अंदर होता है और ये कैसीन की डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है, और इसकी फर्दर हेल्प कौन कर रहा है, HCl कर रहा है। तो पहला फंक्शन जो है वो है एक्टिवेटर। दूसरा काम क्या है, HCl जो होता है, फूड जो हम खाते हैं उसके अंदर बहुत सारे जर्म्स बैक्टीरिया हो सकते हैं, उनको किल कौन करता है, उनको किल करता है HCl। देखो सबसे पहले फूड जो है वो तो माउथ में आया होगा, स्टमक में तो बाद में आया होगा। तो माउथ के अंदर जो होता है, सलाइवा के अंदर भी किलिंग एजेंट्स होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे से किल नहीं कर सकते जितना अच्छा HCl करेगा। उसके बाद अब सलाइवा की बात करी है तो हमें ये पता है कि सलाइवा जो होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन, जो कि टाइलिन जो है ये कौन रिलीज करता है, टाइलिन को रिलीज करने वाला एंजाइम होता है पैरोटिड ग्लैंड। अब ये टाइलिन जो है ये काम करता है इन 6.8 pH पे, यानी कि नियर न्यूट्रल pH पे काम करता है। और HCl का pH क्या है, HCl का pH होता है 1.5 to 2.5, यानी कि हाईली एसिडिक है ये। जब हाईली एसिडिक कोई सब्सटेंस आ गया और एंजाइम जो है जो 6.8 pH पे काम करता था, अब वो काम करेगा, नहीं काम करेगा। तो यही तो हमें करवाना था, हमें क्या करवाना था, सलाइवा का एक्शन स्टॉप करवाना था और हमने वो करवा लिया। सलाइवा का एक्शन स्टॉप यानी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टमक के अंदर नहीं होगा, प्रोटीन का ही डाइजेशन होएगा। उसके बाद लास्ट फंक्शन जो HCl का आता है, इट इज इन डिसॉल्विंग हार्ड पोर्शंस ऑफ फूड एंड मेकिंग देम सॉफ्ट, यानी कि जो हम खाते जाते हैं ढंग से चबाते भी नहीं, हमें कहते हैं 32 बार खाना चबा के खाओ। अब 32 बार खाना चबा के तो हम खाते नहीं, हम 10-12 बार बस उसे जल्दी से च्यू कर लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा निगल लेते हैं। अब वो हार्ड जो चीजें हैं, आपने इतने बड़े पीसेस खा लिए हैं, उसको क्या करना है, उसको छोटे छोटे बिट्स में करना है। इसका काम कौन करेगा, अंदर मशीन तो लगी नहीं है, मशीन नहीं लगी है तो क्या है, HCl है। एसिड जो है वो सारी चीजों को सॉफ्ट कर देगा। तो ये सारे आपको आगे फंक्शंस HCl के क्या क्या हैं। तो अब आपको पता है कि जो मैंने काइम की बात करी थी, जो 4 to 5 आवर्स स्टमक के अंदर स्टोर होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, फूड आएगा, HCl आएगा, और जो एंजाइम्स हमने बात करी हैं पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, ये सब आएंगे, और इसके अलावा म्यूकस आएगा। ये सब क्या होएगा, ये फूड के अंदर ये हेल्प करेगा इसकी डाइजेशन में। ठीक है, और एक और बात कि ये HCl जो है, अब आप सोच रहे होंगे कि HCl जो है ये जो वॉल्स हैं स्टमक की उसको क्यों डैमेज नहीं कर रहा है। उसको डैमेज इसीलिए नहीं कर रहा है कि म्यूकस जो है और बाइकार्बोनेट्स भी कुछ रिलीज होते हैं, ये जो है ये इसे बचा के रखते हैं इन सेल्स को। ठीक है, उसके अलावा दूसरी बात जो है पेप्सिन और रेनिन हमने बात करी, ये सारे के सारे जो हैं ये किस टाइप के एंजाइम है, मैंने बताया था प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। प्रोटियोलिटिक यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। और स्टमक जो है वो किसका बना हुआ है, वो बना हुआ है मसल्स का, और मसल्स तो प्रोटीन ही होते हैं, तो इन्हें क्यों नहीं डाइजेस्ट कर दिया, मतलब स्टमक को ही क्यों नहीं डाइजेस्ट कर दिया इन एंजाइम ने। तो इसका आंसर भी यही है कि ये एंजाइम जो होते हैं वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रिलीज होते हैं, जिसको HCl तभी सिर्फ और सिर्फ तभी एक्टिवेट करता है जब फूड इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्टमक। क्यों, क्योंकि जब फूड आएगा तभी गैस्ट्रिन एंजाइम जो होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है, वो कहेगा कि HCl रिलीज करो और ये एंजाइम्स रिलीज करो, और उसके बाद ये एक्टिवेशन होएगा। तो आपको ये 2-4 क्वेश्चंस जो और बन सकते थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, और आई थिंक ये स्टमक का टॉपिक यहीं पे खत्म है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।